स्किल्स जो कि मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बताता रहूँगा। मीनवाइल हम इन 2 बुक्स के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि सीमा हमारी रिकमेंडेड बुक्स है और हमारा कोर्स सारा कवर इसी से होता है। प्लस कैफ 8 हमारे पास बहुत अच्छा प्रैक्टिसिंग मटेरियल देता है और आपके एनलाइटन करता है आपको और इक्विप कर देता है आपको आपके स्किल सेट्स के साथ। इसमें जो हमारा लेक्चर का सेटअप हुआ करेगा, ये 1 घंटे का है, अभी इनिशियल जब स्टार्ट हुए हैं। इसमें फर्स्ट 10 मिनट्स जो है हम लास्ट लेक्चर को रिव्यू कर लिया करेंगे। देन जो 10-20 मिनट्स होंगे उसमें हम जो करंट लेक्चर है इसका फर्स्ट फेज डिस्कस किया करेंगे। फिर हम 5 मिनट्स में Q&A करके जो फर्स्ट फेज का लेक्चर हुआ है उसके क्वेश्चन और आंसर, ताकि किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो हमारा कवर हो जाए। देन नेक्स्ट 20 मिनट्स में हम सेकंड फेज क्या करेंगे और फिर 5 मिनट्स में उसके Q&A हम ले लिया करेंगे। आज हम अपने टॉपिक का इस क्लास का आगाज कर रहे हैं विद बजटिंग। और बजटिंग पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप किसी भी एंटिटी का बजट बना सकें। एंटिटी में बी एन इंडिविजुअल, a sole proprietor business, a partnership, a company, an organization, profitable, non-profitable और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इंशाल्लाह ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप इस काबिल होंगे कि इसको कॉन्फिडेंटली आप बजटिंग एक्सरसाइज कर सकें। जस्ट आफ्टर दिस चैप्टर, रादर देन होल सब्जेक्ट पढ़ने के बाद नहीं, सिर्फ ये चैप्टर पढ़ने के बाद ही इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप बजटिंग कर सकें। लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ बजटिंग। बजटिंग की जो 3 पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, जो आपको बजट्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। दैट इज क्वांटिटेटिव प्लान। बजट इज अ क्वांटिटेटिव प्लान। इशू एम्फेसिस इज ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव प्लान होगा। लाइकवाइज आप ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का बना रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए क्वांटिटी जो होगी दैट इज नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड। ये आपका क्वांटिटी होगी कि आपने अपना बजट जो है वो क्वांटिटी में बनाना है, नंबर 1। सेकंड पॉइंट इज एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। आप उसको कन्वर्ट करेंगे इन फाइनेंशियल टर्म्स। पहले है क्वांटिटी में, जबकि हमारी जो अकाउंटिंग है, सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कॉस्टिंग है, वो किस में होगी? किसी ना किसी फाइनेंशियल टर्म्स में। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप PKR में करेंगे, अगर आप USA में हैं तो US डॉलर में करेंगे, एंड सो ऑन। जिस कंट्री की करेंसी है उसके मुताबिक आप काम करेंगे। एंड थर्ड, इट इज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। आपके पास कोई टाइम पीरियड होगा, ड्यूरेशन होगा जिसके लिए आपने बनाना है। यूजुअली इन ऑर्गेनाइजेशन एनुअली होता है, लेकिन अगर आप संडे मार्केट में अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है और आप उसका डेली का बजट बनाना चाहते हैं तो डेली का बजट भी बन सकता है। से द डेफिनेशन ऑफ बजट इज इट इज अ क्वांटिटेटिव प्लान। Okay. Number 2, expressed in financial terms. And third, it is a for a specified period of time. ये जब 3 बातें आप कवर करते हैं तो आप अपने बजट को एक्सप्लेन कर पाते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बजट बनाने के लिए उसका प्री रिक्विजिट है कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस एंटिटी के ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग हो कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने जा रहे हैं उस एंटिटी के ऑपरेशंस क्या है। वो ट्रेडिंग कर रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो सर्विस इंडस्ट्री है, वो कोई NGO है, कोई शॉप है, व्हाट इज। यानी हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है उसके ऑपरेशंस की। और उस अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा कि हमने देखने हैं उसके सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स, उसके पास रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। हमने देखनी है उसकी एक्सपेंसेस स्ट्रीम्स के वो एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पे इनकट करती है। उसके इनफ्लोज क्या है, ऑल कैश इनफ्लोज, और उसके क्या कैश आउटफ्लोज हैं, उसके क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज हैं। हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को इस एस्पेक्ट से समझना है।
और जो हमने ये तीन बातें अभी की हैं, वन, इट इज अ क्वांटिटेटिव प्लान, ये हमने देखना है। फिर इसको कन्वर्ट करना है एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, expressed in financial terms, and third, it is for a specified period of time. तो हमने ये देखना है कि जिस पीरियड का हम बजट बना रहे हैं, what the period we are going to undertake, से ईयर का बजट बना रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म बजट बनाएंगे तो आप 50 ईयर्स का बजट भी बना सकते हैं, 5 to 10 ईयर्स के बजट भी बना सकते हैं, और सिंगल ईयर का बजट भी बना सकते हैं। आपने टाइम ड्यूरेशन देखना है और उस ड्यूरेशन में देखना है कि इनके पास क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स होंगे, क्या एक्सपेंसेस के स्ट्रीम्स होंगे, क्या कैश इनफ्लोज होंगे, क्या कैश आउटफ्लोज होंगे, क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज। तो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेना है ताकि आपको उस एंटिटीज के फ्लोज समझ आ जाए कि उसके एंटिटी में फ्लो कैसे होता है, क्या चीज आती है, क्या बनती है, और कैसे हम इसमें ऑपरेशन करते हैं। अब जब हम एंटिटीज को देखें तो हमारे पास दो किस्म की एंटिटीज हैं, यूजली गवर्नमेंट एंटिटीज एंड कमर्शियल एंटिटीज। गवर्नमेंट के जो बजट्स हैं उनको बनाते वक्त सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, आपने उनके लिस्ट डाउन करने हैं ऑल एक्सपेंसेस, और सेकंड फेज में आपने उनके लिस्ट डाउन करने हैं ऑल रेवेन्यूज। फर्स्ट स्टेप में आपने लिस्ट करने हैं सारे एक्सपेंसेस कि गवर्नमेंट जो जिस इदारे का या फेडरल गवर्नमेंट का हम बजट बना रहे हैं, उसके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये बजट बनाती है। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के, डिफेंस के, कंस्ट्रक्शन के, रोड्स के, जिधर जिधर भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो सारे एक्सपेंसेस हमने लिस्ट डाउन करने जो आइंदा आने वाले एक साल के अंदर होने हैं। इसी तरह हम फिर ये देखते हैं कि हम कौन कौन से सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज कुछ रेवेन्यूज आएंगे, बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, बाय इशूइंग लोन्स, बाय कलेक्टिंग टैक्सेस एंड सो ऑन। तो गवर्नमेंट के पास ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स आ जाती है, जैसे टैक्सेस हो गए, स्टैम्प ड्यूटीज हो गई, एक्साइज एंड टैक्सेशन के थ्रू रेवेन्यूज आ गए। अब गवर्नमेंट के बजट तीन किस्म के हो सकते हैं। अगर आपके बजटेड रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, then your budget would be surplus. It is called surplus budget. And if it is your revenues are equal to expenses, then it is called a balanced budget. And third is a deficit budget. Usually the third world countries have a deficit budget, that is expenses are less than revenues, and then that deficit is usually met by deficit financing, by issuing of loans, notes, by issue new currency notes, and so on. So here we can understand that the government budget is a sum of expenses and revenues, but first we list down all expenses, and to meet those expenses we create revenue avenues कि हमने से पाकिस्तान का हमने बजट बनाया और हमारा PKR 100 का एक्सपेंसेस आ गए। अब हमने देखना है कि इन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, उसके मुताबिक हम चलेंगे और इस 100 को मीट करने की कोशिश करेंगे टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, जितना हम कर सकें। तो ये है गवर्नमेंट का बजट कि जिसमें आपने पहले स्टेप में क्या करना है, लिस्ट करने हैं ऑल एक्सपेंसेस को, एंड इन द सेकंड स्टेप आपने लिस्ट करने हैं ऑल रेवेन्यूज को, ताकि आपका रेवेन्यू स्ट्रीम उसके इक्विवेलेंट हो सके। दिस इज गवर्नमेंट budget mechanism. Now we move to commercial budget. Commercial budgets
are reverse of government. Here we first list down all the revenues, then we will list all expenses. पहले हम यहाँ देखते हैं कि हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला बजट बनेगा वो बनेगा सेल्स बजट. सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑल रेवेन्यूज करेंगे, और यहाँ पे जो पहला बजट हमारा बनेगा वो बनेगा सेल्स बजट. सेकंड स्टेप में आप इन रेवेन्यूज अर्न करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे उन एक्सपेंसेस को लिखेंगे, और आपके पास रिजल्टेंटली एक प्रॉफिट और लॉस की स्टेट आ जाएगी, जिसको हम कह सकेंगे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. कमर्शियल एंटरप्राइजेस के जब हम बजट्स बनाएंगे तो उनके शेड्यूल्स यूजुअली ऐसे ही होते हैं जैसे आप कोई प्रिपरेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. जैसे उसमें सेल्स की शेड्यूल्स बनेंगे, उसमें प्रोडक्शन की शेड्यूल्स बनेंगे, परचेजेस के शेड्यूल्स बनेंगे, रॉ मटेरियल्स कंजम्पशन के शेड्यूल्स बनेंगे एंड सो ऑन. इसी चीज़ों को देखते हुए हमें कैश बजट भी बनाना पड़ेगा. कैश बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैश इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. आप कैश के बगैर शॉर्ट रन में भी सरवाइव नहीं कर सकते. आप प्रॉफिट्स के बगैर तो शॉर्ट रन में सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन कैश के बगैर आप शॉर्ट रन में भी सरवाइव नहीं कर सकते. कैश बजट्स के जो फॉर्मेट्स होते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. आपने जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का बजट बनाना है तो सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द एंटिटी, कवरिंग पीरियड फ्रॉम टू, ये इसके अंदर आएगा, एंड then we start from receipts. The first thing is we list down all receipts, from which sources we are getting receipts. We may get receipts from cashes, we may get receipts from credit sales recoveries, and so on. So in the first step, in the cash budget, we list down all receipts. What are receipts possible to us? And in the second stage, we'll list down all payments. What payments are going to be made in the forthcoming period, which we have stated above the cash budget. इस पीरियड में हमें कौन कौन सी पेमेंट्स करनी पड़ सकती हैं. यूजुअली हमें पेमेंट जो करनी पड़ेंगी, these are cash purchases, credit purchases, payments, wages, taxes, and so on. So we will list down all payments expected in the forthcoming period. First, we will list down all receipts, then we will list down all payments. The resultant figure would be excess of receipts over payments or vice versa. ये receipts और payments का difference हम निकालेंगे. से हम कहते हैं receipts हैं हमारी 100 रुपीस की और पेमेंट्स हैं हमारी 80 रुपीस की. तो सरप्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 रुपीस. दैट वुड बी कॉल्ड excess of receipts over payments or surplus, that is of 20 rupees. If we have an opening balance of cash, we can add up, say it is rupees 10,
then we can arrive at closing balance, say 20 plus 10 is 30. This is the basic format of cash budget we can use in any entity. The basic concept of is this. It means there are 5 segments, that is receipts. First one is receipt, second one is payments, third one is excess of receipts over payments, which may be called as surplus, or it may be deficit. And we can add up opening balance to arrive at closing balance of cash. It means by this we have receipts, payments, surplus, opening balance, and closing balance. We can add a point, that is borrowing or return. Say if we want that our closing balance should be rupees 50, in that case we have to borrow rupees 20 from outside to have a minimum closing balance of rupees 50. So this is the case that we may have 6 rows depicting. First one is receipts, second one is payments. The difference of first two is surplus or deficit, and fourth one is opening balance. If we add up opening balance and surplus, we have a 30 rupees balance, but we want a minimum closing balance of 50. It means we have to borrow rupees 20, or we have to issue share capital of 20 to have a closing balance of 50. So this is the format of cash budget. Let's look an example from CAF 8 book regarding cash budget. So up till now we have understand the format of cash budget, which includes receipts, payments, surplus, opening balance, borrowing, and minimum closing balance. Let's have a look on these things, and meanwhile I answer few of the questions. Okay,
So there is, I think, some confusion over the surplus budget or deficit budget. I can explain there. Surplus budget is when then revenues are greater than expenses, and balance budget is when revenues is equal to expenses, and deficit budget is there when expenses are greater than revenue. So make it clear that surplus budget डेफिनेटली वहां पे होगा जहां रेवेन्यू ज्यादा है, और डेफिसिट वहां पे होगा जहां एक्सपेंसेस ज्यादा है. So few of the questions might be answered. Okay, now we see an example of cash budget. This is the first phase of our lecture, और इसमें मैंने आपसे ये क्वेश्चंस ले लिए. Hopefully you are comfortable up to this point. I have referred two books, SIMA P1 and CAF 8 of ICAP. Yes, it is possible. Okay. There is a question that what are debtors and creditors? Debtors are those parties to whom we have made credit sales, and creditors are those parties from whom we have bought goods. Yes, I can share both books in PDF form after this lecture. Okay. Let's come back to our this illustration. This is the cash budget. Prepare a cash budget for January, February, and March 2006 from the following information. 3 months, this is the period for which you have to prepare cash budget, and the information is cash sales, cash purchases, expenses, collection from debtors, and payments to creditors. So sales is the revenue of the organization, and cash sales means cash revenue. हम जब sales करेंगे तो हमें ये cash मिलेगा. This cash belongs to January, this February, and this March. This is cash purchases. It means you have purchased these goods by paying cash.
So this is the cash budget question. We have to see our cash receipts and our cash payments. And these are the expenses. Nothing is stated about the expenses, that whether these are cash expenses or accrued expenses. But for our understanding, we can assume that these are cash expenses. The second last point is collection from debtors. Debtors Debtors are those parties to whom we have made sales and the collection of which is deferred in the future periods. On the other hand, there are some payments to creditors. We can see that there are cash purchases as well, and there are maybe credit purchases. For those credit purchases, we may make payment after some time. And here is the given the opening balance for 1st January, that is 15,000. The solution is there. They have started from opening balance, but I told you a format which is useful for every type of question, that you start from receipts, then write down payments, then write down the difference of these two, that is surplus, then add up opening balance. You will arrive at the minimum closing balance. Here we see there are receipts are there. First we write receipts. How receipts arrived? That is from cash sales and collection from debtors. These two are our receipts, cash sales and collection from debtors. डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको आपने उधार पे सेल की होती है, और वो आपको उसी महीने में भी पैसे दे सकते हैं, उससे अगले महीने पैसे दे सकते हैं, एंड सो ऑन. और इसमें से ये भी हो सकता है कि कुछ पैसे आपको ना भी मिले, वो हो जाते हैं आपके बैड डेट्स. ओके, अच्छा जी. जनवरी में आपकी कैश सेल्स है 100 की, तो आपकी रिसीट्स भी आ गई 100 की. आपकी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है 30,000, तो ये 30,000 आ गया. अब आपके पास जो टोटल रिसीट्स हुई हैं वो इस पीरियड में है, दैट इज 130,000. इन फरवरी योर कैश सेल्स आर 200,000 and your collection from debtors is 50,000. It means you have collected 250,000 in this month. And in the month of March, you have cash sales 150,000 and collection from debtors is 20,000. It means your receipts are 170,000. Okay. Then is the next portion is relates to payments. Your payments, and payments usually of cash purchases, credit purchases की payments, wages, taxes, and so on. So in this registration, we have two types of payments. One is for expenses and other for creditors. For expenses, January we have to pay 10,000. For February we have to pay 15,000. For March we have to pay 20,000. So these expenses are written in the respective months, whereas payments to creditors also given in the question, that is 20,000, 10,000, and 70,000. These are your payments we have written, and one of the cash payment is cash purchases, that is 60,000, 80,000, and 100,000. If we make our format, that first one is receipts, other one is payments, then we can arrive at surplus or deficit. Now we move to follow our specific format, that we start our budget with
the respective months, that is January, February, and March. And we have starts from receipts. First we write receipts, then we'll write payments. Then we have a surplus, and then we have add up opening balance, so we can arrive at closing balance. This is our question area. From we can sum up our receipts, and receipts are from cash sales and collection from debtors. We know we have cash receipts of 100,000, 200,000, and 150,000. 100,000, 200,000, and 150,000. This is our receipts from cash sales. Then we have collection from debtors, and debtors are arise from credit sales. हमने इनको क्रेडिट सेल्स की होंगी और उनसे अभी हमें रिकवरी हुई है, और वो क्रेडिट सेल की जो फिगर्स हैं हमारे पास वो आ रही हैं 30,000, 50,000 एंड 20,000. 30,000, 50,000 and 20,000. It means our total receipts are 130,000, 250,000 and 170,000. Then we will write our payments. There are few types of payments like cash purchases, payments to creditors. क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे हमने उधार पे माल खरीदा था, अब हमने उनको पेमेंट करनी है. एंड एक्सपेंसेस, अगर आप देखें एक्सपेंसेस आपके पास हैं 10, 15 एंड 20. 10,000, 15,000 and 20,000. Okay. Likewise, आपकी कैश परचेजेस हैं 60,000, 80,000 and 100,000. 60,000, 80,000 and 100,000. Likewise, payments to creditors 20,000, 10,000 and 70,000. 20,000, 10,000 and 70,000. So these are our total payments. We can add up these payments. So now we have total payments and total receipts. These are total receipts and these are total payments. We can have a surplus or deficit by deducting total payments from receipts. We can see in the third month, that is of March, we have less receipts and more payments. It means we can have surplus or deficit in this row. And we have defined an opening balance of 15,000, and that is in the month of the January. So if we add up
surplus and opening balance, we can have a closing balance of the month of January. This is the closing balance of the month of January. Okay. Likewise, this closing balance will become the opening balance of February, and we can have a closing balance of February. Likewise, this closing balance, the closing balance of February will become the opening balance of March, and we will have a closing balance of 180,000. अब ये आपके सामने एक कैश बजट की पोजीशन है जिसमें हमने सारी रिसीट्स, सारी पेमेंट्स लिख ली और उसके बाद हमने उनका नेट निकाला। उसके बाद हमने इसमें ओपनिंग बैलेंस को ऐड किया तो हमारे पास अराइव हो गया है क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस जो है ये अगले पीरियड में जाके ओपनिंग बन जाएगा यहां से, ये जाके ये ओपनिंग आ जाएगा फॉर द नेक्स्ट मंथ। लाइकवाइज दिस क्लोजिंग इज द ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ। और जब हम इसके साथ सरप्लस और इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हम अराइव हो जाते हैं क्लोजिंग बैलेंस पे। We have arrived at this figure. So closing balance comes from surplus plus opening, surplus plus opening, and surplus plus opening, and that's closing is become the opening of the next month, and so on. So usually cash budgets are prepared on the monthly basis, but they may be on quarterly basis, maybe half yearly basis, and so on. Okay. So this is the procedure of making cash budget. As I explained you earlier, that cash budget consists of these segments. Hopefully now you understand what is cash budget. Let's have a quick review of what we have studied today. For those persons who have joined a little bit late, we will use these two books primarily for our discussion, for our practice. This book constitutes all the syllabus, and this book constitutes a practicing material, including past papers of ICAP. We can use ICMA past papers as well. For sure, after every chapter, we will solve past papers of ICMA P and ICAP and ACCA as well. Our lecture setup is usually of 1 hour. First 10 minutes, the review of the last lecture, any question and answer related to last lecture. Then 20 minutes for first phase of the lecture. Then 5 minutes for question and answer related to first phase. Then 20 minutes for the second phase of the lecture, and the 5 minutes to conclude the session with your question and answers. We have started our study with budgeting chapter, and the outcome is expected that you would be able to prepare budget for any entity, including individual, organization, and governments. And the definition of budget is, it is a quantitative plan. बजट में आपने फाइनेंशियल फिगर्स पे तो आना है, लेकिन पहले क्वांटिटी एक्सप्लेन करना लाजमी है। जैसे अगर आप कोई कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड, सेकंड इज एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, आपका जो कारें हैं उनकी फाइनेंशियल वैल्यू क्या है,
उनकी सेल्स वैल्यू क्या है, उनकी कॉस्ट क्या है, आपके एसेट्स क्या है, ये यूजली एक्सप्रेस होंगे इन लोकल करेंसी, दैट इज PKR, US डॉलर एंड द स्पेसिफिक जो आपके पास होगी। एंड थर्ड, इट इज फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये तीनों प्री रिक्विजिट्स हैं बजट के लिए। आपको ये पहली चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आपने फिर जाके क्या करना है, उस एंटिटी के ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि उसके कौन कौन से रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, उससे कौन कौन से एक्सपेंसेस स्ट्रीम्स हैं, वो कौन, जैसे अगर आप बात करें CNG स्टेशन की, तो उनके एक्सपेंसेस स्ट्रीम्स क्या होंगे? गैस का बिल होगा सबसे मेन, बिजली का बिल होगा, जनरेटर्स के लिए डीजल होगा, उनके डेली वेजेस स्टाफ की पेमेंट्स होगी, उनके स्टेशन मैनेजर्स की पेमेंट्स होंगी। दीज आर एक्सपेंसेस। और उनके रेवेन्यूज क्या होंगे? CNG सेल करके उनके पास रेवेन्यू आएगा। उन्होंने कोई टायर शॉप रेंट की होगी तो उससे रेवेन्यू आएगा। वो पुराना ऑयल कुछ सेल करेंगे, फिल्टर ऑयल, फिल्टर्स वगैरह, उससे रेवेन्यू आएगा। तो आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके पहले उसके ऑपरेशंस को समझना है कि उसके पास कैश कहाँ से आता है, कैश कहाँ पे खर्च होता है, कब कैश पे करना होता है, एंड सो ऑन। लाइक जैसे मैं आपसे साथ CNG की बात कर रहा हूँ, तो CNG में आपको पहले गैस कंपनी के साथ SNGPL, SNGC के साथ 3 महीने का एडवांस देना पड़ सकता है। तो आपको आउटफ्लो कब होगा, इनफ्लो कब होगा, उसके एसेट्स कैसे एक्वायर करने हैं, लाइबिलिटीज कैसे एक्वायर करनी है। तो आपने क्या लेनी है सबसे पहले चीज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेशंस। आपने जाके ये नहीं कह देना स्ट्रेट अवे कि मैं आपका बजट कल ही बना दूंगा। पहले आपने कहना है मुझे आप अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिखाएं, आपके ऑपरेशंस क्या हैं, आप क्या काम करते हैं। जब वो अंडरस्टैंडिंग आप ले लेंगे तो फिर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बजट बना सकते हैं। हमने कहा फिर गवर्नमेंट का जो बजट्स होते हैं इसमें और कमर्शियल एंटरप्राइज के बजट्स में फर्क है। क्या फर्क है? गवर्नमेंट पहले लिस्ट डाउन करती है अपने ऑल एक्सपेंसेस कि उसने कहाँ कहाँ कौन कौन से एक्सपेंसेस करने हैं, और फिर उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट करती है। जैसे आपने देखा है पंजाब ने पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी, और सेल टैक्स और ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज, ऑन सर्विसेज, ऑन गुड्स एक्वायर करना शुरू कर दिया, एंड सो ऑन। तो आपके पास ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी गवर्नमेंट जनरेट कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी। और गवर्नमेंट्स के बजट जो है वो 3 किस्म के हो सकते हैं। वन इज सरप्लस, अदर इज बैलेंस्ड, एंड थर्ड वन इज डेफिसिट। सरप्लस डेफिनेटली कब होगा? जब आपके रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंसेस से। दिस इज द फिनोमिना ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। बैलेंस्ड बजट कब होगा? जब रेवेन्यूज इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, एंड डेफिसिट बजट होगा जब एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन रेवेन्यूज। पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही रेयर रहा है कि सरप्लस बजट बने हो। अब भी हमारे कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, यूजुअली डेफिसिट बजट ही प्रिवेल कर रहे हैं क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस डिफेंस के और डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास रेवेन्यू स्ट्रीम्स थ्रू टैक्सेस और ये चीज़ें कम है। जब हम आएंगे कमर्शियल बजट्स के ऊपर, तो यहाँ पे ये होता है कि फर्स्ट स्टेप में आपके पास मिला जाता है रेवेन्यूज के बजट, और उसके बाद फिर इन रेवेन्यूज को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस अर्न होते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं, उनके बजट्स बनाए जाते हैं, और जनरली आपके पास आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। और हम बजट के शेड्यूल इसी तरह ही बनाएंगे जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाए जाते हैं। और आज हमने अपना पहला बजट देखा है, दैट इज कैश बजट, जिसके अंदर हमने लिखना होता है नेम ऑफ द एंटिटी, किस पीरियड को कवर कर रहा है, उसकी रिसीट्स, उसकी पेमेंट्स, सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस उसके अंदर ऐड करते हैं, तो हम क्लोजिंग बैलेंस पे अराइव हो जाते हैं। अभी हमने आपके सामने एक एग्जांपल की थी, ये कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है। ओके, इस क्लोजिंग बैलेंस को अगर हम कहें कि हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस हर महीने में मिनिमम 100,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100,000। इट मीन्स वी हैव टू insert a line item that is for borrowing or return of borrowing. So to have a 100,000 budget, what I have to borrow?
that is 45,000. Then I have a closing balance of 100,000. Here I have 245,000 and my requirement is minimum 100,000. Minimum closing balance, that is 100,000. Okay. So what I can do here, I can return this 45,000. I can return this 45,000. So the whatever the loan I have taken in January, I have returned in February. And now my closing balance is 200,000, which is still 100,000 क्योंकि मुझे minimum 100 चाहिए. And here my closing balance is 180,000. I don't have to have any borrowing or loan. So I told you we have 6 components of cash budget. The first one is receipts. Second one is payments. Third one is surplus or deficit. Fourth one is the opening balance. Fifth one is the borrowing or return of borrowing. And sixth is the closing balance. This format we will use in all cash budget questions, in any question, in any example, in any organization. This is the simplest format you can use and without much complexity. There are receipts, there are payments, then surplus or deficit, add up opening balance, you will arrive at closing balance. And if there is a condition of keeping minimum closing balance, you can adjust your borrowing accordingly. So this is our first lecture. Now I can move to your questions so that I can get the feedback that how you get this lecture and what level of understanding you get. So let me answer your questions. I think some issue of answering questions. Okay. I hope you have got the books. That is सीमा P1. मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ, आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी सॉफ्ट वर्जन इनका, और सीमा P1 का भी कर देता हूँ, और जो आई कैप की बुक है कैफ 8 इसका भी कर देता हूँ. जी, एक क्वेश्चन है कि फरवरी और मार्च में ओपनिंग क्या आ रहा है. तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास बोरिंग की कंडीशन नहीं है, से हम कहते हैं बोरिंग नहीं है, तो हमारे पास क्लोजिंग है 55, यही 55 फरवरी का ओपनिंग बन जाएगा. और हमारे पास बोरिंग की कंडीशन नहीं है अगर फरवरी में, तो 200,000 क्लोजिंग था, यही हमारा जाके ओपनिंग बन जाएगा
क्योंकि जनवरी का जो क्लोजिंग है वो फरवरी का ओपनिंग होगा, लाइक वाइज फरवरी का क्लोजिंग मार्च का ओपनिंग होगा। होपफुली यू गेट इट। अच्छा जी, जी इंशाल्लाह आपके साथ सॉफ्ट में बुक्स शेयर कर देता हूँ। क्लोजिंग बैलेंस इस तरह आता है बच्चों के, सरप्लस में जब आप ओपनिंग ऐड करेंगे, सरप्लस में जब ओपनिंग ऐड करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। 40,000 प्लस 15,000 इज 55,000। आप ऐसे ही समझ लें कि आपने आज 130,000 कलेक्ट किए, 90,000 पे कर दिए, तो आपकी जेब में कितने पैसे होंगे? 40,000। और सुबह आपकी जेब में थे 15,000, तो टोटल शाम को कितने आपके जेब में होने चाहिए? 55,000। दिस इज सिंपल एज दैट। हमने ये देखना है बच्चों के मंथ एंड पे हमारे पास कितने पैसे अवेलेबल हैं। अगर हमारे पास से इस केस में हम कहते हैं कि जी हमें चाहिए मिनिमम बैलेंस क्लोजिंग 100,000, हमारे पास कितने पैसे पड़े हुए? जनवरी के हमने जब बजट बनाया 55, इट मींस वी हैव टू बोरो 45,000 ताकि हमारे पास 1 लाख रुपया पूरा हो जाए। हो सकता है कि हमें 1 फरवरी को कोई गैस का बिल, बिजली का बिल, सैलरीज, टैक्सेस कुछ पे करने हो, तो हमें चाहिए 100,000। जबकि नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में जो भी हमारी ये चीजें चल रही हैं, इसमें हमारे पास आ रहे हैं 55, तो हमें 45,000 का लोन लेना पड़ेगा। और अगर हमने कैश बजट बनाया हुआ है तो हम बोरिंग पहले से स्टार्ट कर देंगे। और अगर हम बिल्कुल 11th आवर पे बोरिंग करने जाएंगे तो हमें कोई लोन देगा भी नहीं, या अगर देगा तो बड़ा एक्सपेंसिव देगा। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपने किसी को लोन देना होता है तो आप ये देखते हैं कि इसकी रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं। तो इस तरह अगर आप किसी बैंक के पास भी जाएंगे, भाई कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक कहेगा भाई आप अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी दिखाएं मुझे। फिर हम उसको कैश बजट बना के देना पड़ते हैं। या अगर हमारे पास बैंक से लोन नहीं मिल रहा तो हम टाइमली अपने प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं कि हम शेयर इशू करें, हम क्या काम करने की तरफ जाएं ताकि हमारे पास कैश टाइमली अवेलेबल हो। क्योंकि अगर कैश हमारे पास टाइमली अवेलेबल ना हुआ तो हमारा बिजनेस क्लोज है, आपको सप्लाईज नहीं मिलेंगी। टैक्स अथॉरिटीज को अगर टैक्स की पेमेंट ना की तो आपकी फैक्ट्री को सील कर देंगे एंड सो ऑन। ओपनिंग बैलेंस की कैलकुलेशन बच्चों इस तरह है कि जिस तरह क्वेश्चन में आप देखें, यासिन मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप क्वेश्चन में देखें कि आपको बताया गया है कि ओपनिंग बैलेंस है 1 जनवरी का 15, ये 15 था 1 जनवरी का। इसके अंदर हमने सरप्लस ऐड किया तो हमारे पास बन गया है क्लोजिंग बैलेंस दैट इज 55। अब ये क्लोजिंग अगली दफा का ओपनिंग बनेगा, ये क्लोजिंग अगली दफा का ओपनिंग बनेगा एंड सो ऑन। जी बच्चों, क्वेश्चन है कि हम कैश बजट क्यों बनाते हैं। अभी मैंने बात की, कैश बजट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता हो कब कब हमें कैश की ज़रूरत है, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या हमने किसी से लोन लेना है, हमने शेयर्स इशू करने हैं, हमने अपने रिसीवेबल की रिकवरी को तेज़ करना है, हमने अपनी पेमेंट्स को डिले करना है, क्योंकि कैश के बगैर बिजनेस नहीं चल सकता। सर्विसेज इंडस्ट्रीज के लिए आपके लिए क्या क्वांटिटेटिव प्लान होगा? से जैसे आप ने बैंकिंग सेक्टर को अगर हम देखें तो हमने कितने डिपॉजिट्स इकट्ठे करने हैं, कितने अकाउंट होल्डर्स हमने मेंटेन करने हैं, हमने कितनी ब्रांचेस को बढ़ाना है, हमने मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या लेके आनी है। तो देयर मे बी क्वांटिटेटिव प्लान दैट इज नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स, numbers of depositors, numbers of ATM transactions, and so on. Likewise, in hotel industry, how many number of rooms rented out, how many in medical services, how many patients we have served, and so on. जी बच्चों, 3 आवर्स इन अ वीक तो मुश्किल होगा, अभी हमारा स्टार्ट है, इंशाल्लाह हम इसको बढ़ाएंगे। और
6 आवर्स यूजली स्टैंडर्ड होता है इन अ वीक, तो हम 6 आवर्स पे आ जाएंगे जी। इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड करेंगे जी। हमारे पास डाटा लिंक अवेलेबल है गूगल ड्राइव, उसको भी हम यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। अभी मैं देखता हूँ उसको कैसे आपके साथ कम्युनिकेट करना है। आज थोड़ा सा टाइम शॉर्ट था, तो यूट्यूब का चैनल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और गूगल ड्राइव भी शेयर कर दूंगा, जहाँ पे आपके पास सारा मटेरियल रिलेटेड टू बुक्स, प्रैक्टिस, पास पेपर्स अवेलेबल होगा ऑफ ICMA एज वेल एज CA। जी बच्चों, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आया कि जी गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है कि पहले एक्सपेंसेस का बजट बनाती है फिर रेवेन्यूज का। देखिए, गवर्नमेंट के पास सारे इख्तियारात हैं कि वो नए रेवेन्यू स्कीम जनरेट कर सकते हैं, जबकि एक कमर्शियल बिजनेसमैन के पास कोई ऐसे इख्तियारात नहीं है कि वो करेंसी नोट्स इशू कर सकेगा या अपनी प्रोडक्ट की सेल प्राइस बढ़ा ले। उसे कंपटीशन में देखना पड़ता है। तो कमर्शियल एंटरप्राइजेस पहले देखते हैं कि हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए। अदनान खान सर, ये एग्जांपल जो हमने दी पड़ी है, ये कमर्शियल बजट की है जी। ये कमर्शियल बजट की भी है और ये जो स्टेट में गवर्नमेंट के लिए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कैश बजट तो दोनों के लिए सेम होता है। कमर्शियल बजट में पहले हम रेवेन्यूज का बजट बनाएंगे, फिर एक्सपेंसेस का बजट बनाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कमर्शियल बजट से ही और डिटेल्स में जाएंगे जी। मैं सीमा की सॉफ्ट कॉपी भी सेंड कर देता हूँ। नो, दिस 100,000 इज नॉट फॉर ओनली फॉर जनवरी। हमने ये सपोज किया कि ये हर महीने में हमें क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 100,000 चाहिए। बुक्स सॉफ्ट में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल तो वैसे ही बुक स्टॉक बंद है जी। हमारे पास एक रेवेन्यू सोर्स ये भी हो सकता है कि हम जो यहाँ पे हमने रिसीट्स लिखी है ना, यहाँ पे हम बाय इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल भी हमारे पास रेवेन्यू आ सकता है। हमारे पास मुख्तलिफ सोर्सेस हो सकते हैं जी जी। जिस तरह हमारे पास यहाँ पेमेंट्स हमने यहाँ डाली है, तो यहाँ पे पेमेंट्स हमारे पास और भी आ सकती है। जैसे अगर हमने फिक्स एसेट खरीदा है, हमने मशीनरी खरीद ली, तो उसके लिए जो पेमेंट हमने करनी पड़ेगी वो भी हमारी पेमेंट्स में आएगी और वो कैश बजट का पार्ट होगा। तो आप ये बात ध्यान में रखें, कैश बजट में हर वो चीज आएगी जिसका ताल्लुक कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो से है जी। बोरिंग में ये होता है कि जैसे इस केस में हमने कहा कि हमें 100,000 पूरा करना है, तो 45,000 हमने बोरो कर लिया। अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस हो गया 100,000। अगले महीने में देखें हमारे पास ना काफी फंड अवेलेबल है। 145,000 हमारे पास सरप्लस आया है और 100,000 ओपनिंग बैलेंस था, तो हमें चाहिए 200। तो हमने ये जो बोरो किया था, इसे चाहिए हम क्या कर दें, वापस कर दें। जो हमने लोन बोरो किया है उसको रिटर्न कर दें। जब हम ये रिटर्न करेंगे तो आपके पास देखिए सरप्लस आया था 145, ओपनिंग था 100, तो $245,000 आपके पास थे या रुपीज, उसमें से 45 आपने वापस कर दी, अब आपके पास बच गए 200,000। नहीं, देखिए आपने 100,000 का मिनिमम बैलेंस रखना है। जितना लोन आप लेंगे ना, आपने वो लोन ही वापस करना है। मिनिमम बैलेंस, मिनिमम आपके पास 100,000 होना चाहिए, मिनिमम 100। 100 से ज्यादा हो सकता है, ये है कंडीशन मिनिमम की। इसी तरह आपके साथ कंडीशन आ सकती है कि मैक्सिमम हमने इतना रखना है, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन फिर उसमें मैक्सिमम से अगर फिर भी ज्यादा हो रहा होगा तो हम किसी को लोन दे देंगे जी। ये जो मैंने आपके साथ फॉर्मेट शेयर किया है, दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल फॉर्मेट। आप कैश बजट के लिए यूज कर सकते हैं। आपको डिफरेंट बुक्स में अरसलान और भी मिल जाएंगे,
लेकिन ये सबसे आसान फॉर्मेट है जो मैंने आपके साथ एक्सेल में भी शेयर किया है और वर्ड में आपको बताया था। नहीं बेटा देखो, मिनिमम का मतलब है कि मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस आपके पास 1 लाख हो, क्योंकि आपको इमरजेंसीज में जरूरत पड़ सकती है। जैसे आप घर से निकलते हो तो आप जिम में रखते होगे 1000 रुपए, 2000 रुपए, तो मिनिमम कितने आपके पास होने चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट। अच्छा, कुछ बच्चे रेज हैंड्स कर रहे हैं, लेकिन शायद मेरे पास उनका आंसर देने का तरीकेकार नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर में मैं शायद दे सकता हूँ। अच्छा जी, आगे है रिटर्न वाला स्टेप दोबारा एक्सप्लेन कर दे। रिटर्न वाला कर दिया सर, व्हेन यू विल गिव द पीडीएफ, इंशाल्लाह आज ही दे दूंगा आपको। मिनिमम बैलेंस से बात कर ली इन पीडीएफ फॉर्म, ठीक है जी। तो यू मेक व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ दिस